जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि आप 10th में पढ़ के आए हो। रेजिस्टेंस यानी क्या, रेजिस्टिविटी यानी क्या, और ओम्स लॉ। बट बच्चों आज हम सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो एक्चुअली रेजिस्टेंस यानी क्या, यानी आपको आगे जाने से जो रोकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात करता हूँ, एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में अभी पानी नहीं है, स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, और आप अगर इस कोने से तैरते 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 इस कोने में जाओगे, पानी तो है नहीं तो तैरना तो है नहीं सर, दौड़ के चले जाओगे। आप एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए मान लो 5 मिनट लगते हैं, यानी पानी नहीं है, यानी आप ऐसे चल के ऐसे दौड़ के जा रहे हो, ठीक है। अब सोचिए कि अब मैं उस स्विमिंग पूल में पानी भर दूं, अब मैं बोलूं चल बेटा दौड़ के जा, तो आप दौड़ के स्टार्ट करोगे, लेकिन फिर भी आप वहां पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट्स लगते हैं भाई। इसमें भी दौड़ रहे थे जब स्विमिंग पूल खाली था, अब उसमें पानी भरा हुआ है तो 10 मिनट्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब मैं दौड़ रहा हूँ तब पानी जो है वो मुझे क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि तू आगे मत जा, यानी मुझे वो रोकता है। तो वो क्या चीज है, वो एक रेजिस्टेंस है बच्चों। क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी क्या सर? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ एनी बॉडी। मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली कोई भी चीज बच्चों, कोई भी चीज को अगर रोकता है तो वो अपना रेजिस्टेंस हुआ। मेरे किस्से में है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। चलो एक काम करते हैं, अब इस करंट को बच्चों, अब देखिए एक कंडक्टर ले लो कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ओके। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब पता होगा, नहीं पता है तो वापस अभी फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अदरवाइज अगला लेक्चर देख लोगे तो और मजा आएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं बैटरी के साथ बच्चों। किसके साथ कर रहा हूं बच्चों? बैटरी के साथ। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा बच्चों नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से करंट फ्लो होगा। हमें करंट की डायरेक्शन पता है, दैट्स आई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। किसकी डायरेक्शन हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बट होगा क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, कि जब वो इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो इसको कर्नल्स मिलेंगे। याद है ना, कर्नल्स का मैंने आपको टर्म समझाया हुआ था। कर्नल्स यानी क्या, कि जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए होते हैं उसको क्या बोला जाता है? कर्नल्स। अब सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन आए, मैं सामने खड़ा रह गया, कर्नल सब, मेरे साथ क्या हुआ? कोलिजन हुआ। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, मैं सेकंड कर्नल, उसकी स्पीड कम होगी। तो सोचिए जो हाईली स्पीड से आता है, कर्नल बीच में खड़ा है, तो उसके साथ वो स्ट्राइक करेगा, तो उसकी स्पीड बोलो क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब हमें पता है कि करंट क्या होता है सर? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। जितना बढ़िया फ्लो होगा उतना करंट ज्यादा रहेगा। अगर फ्लो कम हुआ तो करंट डिक्रीज होगा। तो आप सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में कर्नल नहीं है, सुफ करके चला गया, करंट ज्यादा मिलेगा। बट ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाला था, लेकिन बीच में कर्नल आ गए, स्पीड कम हुई तो करंट क्या हो गया? कम हो गया। तो बस इसी चीज को क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। गुड, इसी चीज को क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। तो बहुत सिंपल में समझो तो रेजिस्टेंस क्या है सर? और कर्नल के साथ जो कोलिजन होता है उसके बदौलत उसकी स्पीड कम होती है, तो करंट कम होता है, यानी इसको कोई रोक रहा है, और वो जो रोक रहा है इस चीज को हम क्या नाम देंगे? रेजिस्टेंस। क्या देंगे? रेजिस्टेंस। तो इसके अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल
It is the property of material to obstruct the flow of इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज भी लिखो तो भी चलेगा, या फिर करंट लिखो, बोथ आर राइट, बिकॉज करंट फ्लोइंग ऑफ द चार्ज ना। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सर रेजिस्टेंस यानी कोई भी मटेरियल, सर ये तो मटेरियल को बोल रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? चेंज होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है। सो इसीलिए रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सबकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, सबकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या प्रॉपर्टी है? क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करेगा? क्या? टू ऑब्स्ट्रक्ट किसको? मेरे या तेरे को? सर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नॉन एज रेजिस्टेंस। अब देखिए बच्चों, ये वोल्टेज भी, यानी यहां से इस दो कोने के बीच का वोल्टेज कितना है? V। आर यू गेटिंग इट नॉट? V। करंट कितना जा रहा है? I। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला याद रखो बच्चों, रेजिस्टेंस यानी द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। आप बोलोगे सर ना 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 ना, इट्स द ohms लॉ, राइट? बट मैं फिलहाल ऐसा क्यों नहीं बोला कि मैं तेरे को ohms लॉ पढ़ने लाऊं? क्यों? जस्ट होल्ड मिनट, अभी बताता हूं। पहले स्टैंडर्ड ऐसा याद रखो, रेजिस्टेंस यानी क्या? So resistance it meant to say the ratio of voltage per current। तो वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, उसका रेशियो निकाल दोगे तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस। अब देखिए मैंने इसको ohms लॉ क्यों नहीं बोला पता है बच्चों? रुको, अब 10th में क्या पढ़े थे सर? V directly proportional to I। V directly proportional to I। अगर ये प्रोपोर्शनल निकालो बच्चों तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V बाय I। सही है, सही है। तो ये आई थिंक आप बोल रहे हैं ohms लॉ, आई थिंक क्या 100% ohms लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? कांस्टेंट। बट तब बच्चों हम छोटे से थे, अब बड़े हो गए हैं। अब ये है ना बेटा, हर वक्त हर मटेरियल के लिए ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और दूसरी चीज, हर एक मटेरियल ohms लॉ ऑबे नहीं कर सकता है। समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ohms लॉ यानी क्या कि आप अगर सर ग्राफ ड्रॉ करो, चलिए एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इसका मतलब अगर 1 ये करंट ले लो, ये वोल्टेज V वर्सेस I, 1 एम्पियर तो सामने 1 वोल्टेज, 2 एम्पियर तो सामने 2, 3 तो सामने 3, दैट्स कॉल्ड द ohms लॉ ना, दैट्स कॉल्ड द ohms लॉ ना। बट सबके लिए ohms लॉ फॉलो नहीं होता है। हम आगे फ्यूचर में ऐसा पढ़ेंगे कि हर एक मटेरियल ohms लॉ को फॉलो नहीं करता है, बहुत चुनिंदे लोगों को ohms लॉ फॉलो करता है। दैट्स व्हाई मैंने अभी ये ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये ohms लॉ है, समझ में है? क्योंकि कोई लोग इसको डेल्टा V भी लिखते हैं, डेल्टा V भी लिखते हैं, आगे की बात है। बट फिलहाल एक चीज याद रखना, ohms लॉ सभी मटेरियल फॉलो नहीं करते हैं। कई मटेरियल्स ऐसा होता है कि ऐसा जाएगा तुरंत ऐसा ऊपर चला जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं, जितना I बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा, या फिर जितना V बढ़ा उतना I बढ़ा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। कई लोगों के लिए है, कई लोगों के लिए नहीं है, इसलिए समझे बच्चों? गुड। अब देखिए इसका यूनिट मुझे फाइंड करना है। यूनिट क्या रहेगा बच्चे लोग? सर यूनिट V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये चीज को हम लिखते हैं ऐसे, जिसका मतलब क्या होता है? ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या? वोल्ट पर एम्पियर, बट हम ऐसा लिखेंगे, इट्स कॉल्ड ohms। आर यू गेटिंग? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। अब देखो
ये मजेदार चीज है। अब देखना ये कैसे आया। अब जो जो भी हम पढ़ चुके हैं उसी का। सर करंट यानी क्या? हाँ हम यहां से स्टार्ट करते हैं, देखना बेटा। सर करंट यानी वीना, वीना यानी क्या? या गुड, बोलो हाँ या ना। देखो ये आर क्या है, कैसे आया, ये सब मैं आपको फॉर्मूला दिखा था। ये हमारा स्टार्टेड आज का। चलिए अब VD की फॉर्मूला हमें पता है, बोलो क्या? VD इज इक्वल टू ई वी एल एम इंटू टाउ, बराबर है? गुड। चलिए तो फिर I इज इक्वल टू ई V फॉर वोल्टेज, L M टाउ एवरेज यानी टाउ लिख लिया, इंटू E N A। बोलो इतना समझे? अब देखिए E इंटू ई स्क्वायर। चलिए अब यहां से देख लेना, इस टॉपिक पे गए, ठीक है। सो I इज इक्वल टू, सर हाँ बेटा देखिए सर, ई स्क्वायर एन ए अपॉन एल एम। अभी क्या बाकी है बेटा? सर टाउ, और क्या बाकी है? वी। बोलो हाँ है ना। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए देखिए मुझे ऐसा कुछ लाना है। ये मैंने अगले वाले लेक्चर में करवा ही दिया फिर से। अब देखो ये सारी चीज यहाँ पे जाने दे रहा हूँ, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ इंटू आई। हाँ ना बोल, इतना पता चला। और मैंने आपको सारी चीज ये बता दिया था, ये सारी चीज क्या रहती है? कांस्टेंट। बोलो बच्चों सारी चीज क्या रहती है? कांस्टेंट। इसका मतलब देखिए 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 यहाँ पे ये आई आ चुका इधर, आई किधर आया? इधर। तो लिख दीजिए, देखना बच्चों मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। आई आया नीचे, आई नीचे, आई नीचे, वी बाय आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन ई स्क्वायर एन ए टाउ। और हमें पता है सर रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट क्या लिख सकते हैं? बोलो 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 बोलो, रेजिस्टेंस। सो आर की फॉर्मूला मिली, देखिए आर इज इक्वल टू एम एल ई स्क्वायर एन ए टाउ। आर रिगार्डिंग माय पॉइंट। तो एक्चुअल मीनिंग रेजिस्टेंस यानी क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, गुड, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया एंड रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए जो 10th में पढ़ी है वही एक और चीज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पता है उसमें कुछ रेजिस्टिविटी जैसा कुछ था कि रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब देखिए मेरे पास ये कॉपर का वायर है, मान लो भी 2 मीटर का है। अगर उसको स्ट्रेच करके मैं 4 मीटर का कर दूं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, उसका एरिया भी तो चेंज हो जाएगा, बट उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और रिलैक्सेशन टाइम सब कुछ कांस्टेंट कर सकता। यस सर, यस यस यस। तो अब देखना बेटा, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट। तो इसका मतलब सर R is directly proportional to L by A। बोलो याद आ रहा है कुछ ऐसा अपना पुराना? और कोई चीज नहीं बच्चों? हाँ तो देखिए R directly proportional to L by A। इसका मतलब इस प्रोपोर्शनल को हटा के आपने कुछ लिखा होगा, मैं भी आपको याद रहा होगा कि सर R इज इक्वल टू रो L बाय ए। आर क्या? रेजिस्टेंस। रो क्या? रेजिस्टिविटी। बोलिए क्या? रेजिस्टिविटी। मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। पहले ये फॉर्मूला याद रखना है। वेन ये क्या है? रेजिस्टिविटी। अब बच्चों को ये होगा कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? ओके याद रखना, रेजिस्टिविटी इट मीन टू से
सर ऐसा होना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E n एंड डाउन। मुझे बताइए रिलैक्सेशन टाइम कब चेंज होता है? जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते होता है, यानी इसका मतलब रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। गेटिंग? फाइन, गुड। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। मुझे ये बताओ, तीनों मटेरियल डिफरेंट है। ये ऑरेंज एटम से बना हुआ है, व्हाइट एटम से, और ये येलो एटम से। तो मुझे बताओ, तीनों का मटेरियल डिफरेंट है तो तीनों की कैपेसिटी भी डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब तीनों का रेसिस्टिविटी भी कैसे होगी? डिफरेंट। यानी बच्चों याद रखो कि रेसिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पे ये करती है बच्चों? मटेरियल अगर चेंज हो गया तो आपका रेसिस्टिविटी चेंज हो गया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बच्चों। क्या? टेम्परेचर। एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए कि एक कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ अभी L है, ओके। कॉपर का, वो भी बता दो चलो बच्चों, कॉपर का एक कंडक्टर है, लेंथ L है, और मैं इसको स्ट्रेच कर दो, चलो एक कोना आप पकड़ो, यस, एक मिनट, खींचो 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 खींचो, बस 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 बस, हाँ, बहुत बड़ा हो गया बच्चों, इतना सारा। इसकी लेंथ मान लो 3 गुना बढ़ गई। कितना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गई। तो मुझे ये बच्चों बताओ, ये कॉपर, इसका रेजिस्टेंस R1 लो, इसका R2, रेजिस्टिविटी ρ1 और ρ2, सेम मटेरियल। पहले लेंथ L थी, खींच के आपने 3 गुना बढ़ा दी, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा? बताइए। सर डेफिनेटली चेंज होगा, बिकॉज R डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया। इसका मतलब ये दोनों चेंज हो गया होगा। तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज हुई होगी? क्या इंक्रीज हुई होगी? क्या डिक्रीज हुई होगी? बोलो बोलो बोलो। अरे सर कुछ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इसी कंडक्टर को आपने खींचा तो लेंथ चेंज हो गई, तो नो डाउट रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, यहां से आपको पता चल रहा है। बट मुझे बताओ, कॉपर है, कॉपर ही है, ये भी कॉपर है, उसी चीज को खींच के मैंने इतना लंबा किया, तो मटेरियल अगर सेम है तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी कैसी होगी? सेम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो याद रखिए बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, बताओ रेजिस्टेंस कैसा होगा? सर चेंज होगा। रेजिस्टिविटी, मटेरियल सेम, तो वो भी सेम होगी। आर यू गेटिंग? गुड। तो ये चीज है, रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। ओके, हाँ, मुझे ये बताइए, इसका यूनिट फाइंड करना है, तो सर रेजिस्टिविटी RA/L, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है? मीटर। चलो मैं ऐसा बोलूँ ना बेटा, मीटर मीटर कैंसिल, तो आपको, क्योंकि आप मोबाइल में देख रहे हो, तो आपको भी बोलना है कैंसल। ओके, चलिए, एम एम कैंसल, तो बचा वो आपका यूनिट ओम इंटू मीटर। किसी को बताना मत, ओम इंटू मीटर। तो ये हमारा क्या बनेगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर। चलेगा, समझ में आ गया सबको? ओके, चलो इसके बेस पर हम एग्जांपल करवाते हैं, और एक आपको मस्त प्यारा सा, मेरा दुलारा सा आपको एक फॉर्मूला देना है मुझे आपको, तो अच्छे से ध्यान देना। मजा आ रहा है ना बच्चों? हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये डाउट है, ये व्हाटएवर, जो भी अच्छा लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी, हाँ, अदरवाइज टेस्ट चेंज करो। समझ में आए तो मुबारक, मैं क्या बोला वो। चलिए, बोर्ड बराबर साफ नहीं है बच्चों। अब देखो मेरे पास है ना एक कॉपर का वायर है, समझना, मैं डायरेक्टली गिवन डाटा देता हूँ, आप सुनिएगा अच्छे से, कि मेरे पास एक कॉपर का वायर है। क्या है बच्चों? कॉपर का वायर है। गुड।
ये देख लीजिए, ये कॉपर, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एट द टाइम इसका रेजिस्टेंस R है, whatever R रेजिस्टेंस है, कॉपर एरिया है। ओके, अब बच्चों में इसको खींच के बड़ा कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, रुक, अब देखना, यही कॉपर वायर, याद रखना बच्चों, इसी कॉपर वायर को मैंने खींचा है, दूसरा नहीं लाया हूं, इसी में से मैंने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ मैंने डबल कर दिया, यानी ओरिजिनल लेंथ से मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसका एरिया भी कोई चेंज हो गया होगा, मान लीजिए वो एरिया क्या होगा, 8 is, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया होगा, बोलो हाँ या ना, हो गया, क्यों सर, बिकॉज R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, हाँ सर, R days, हाँ, तो यही चीज तो मेरे को फाइंड करनी है बच्चों, बोलो क्या करो, बहुत सिंपल है, पहले तो पता है कि सर जब ओरिजिनल चीज थी तब आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा था ना कि R इज इक्वल टू रो L बाय A, अब लेंथ डबल कर रहा है, ओके, तो R days का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी तो सेम टू सेम रहेगी ना, क्यों, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सर चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया, L days वो पता है सर, A days नहीं पता है, दिमाग रखना बच्चों कि उसका वॉल्यूम तो कैसा रहता है, कांस्टेंट, तो अगर ये आपको तुरंत दिमाग में करना हो तो पहली बार मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, यानी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू योर फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल, मुझे ये बताओ एरिया इंक्रीज हुआ या डिक्रीज होगा, डिक्रीज, हाँ, वॉल्यूम यानी क्या, एरिया इंटू लेंथ, इसका मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ LX, AL, अब L days की वैल्यू बच्चों है ना आपके पास, देखिए, हाँ जी, गुड, 12, बोलो हाँ या ना, ओके, अब तेरे को क्या फाइंड करना है बेटा, सर मेरे को A days फाइंड करना है, ओके, तो A days AL अपॉन 12, LL कैंसिल, तो आपका A days मिल गया बच्चों, कितना आया, A days इज इक्वल टू A बाई 2, यानी पहले से कितना हो गया, आधा हो गया, कितना हो गया, आधा, समझ में आया, अब आपके पास L days है, आपके पास A days है, तो आपका आंसर आ चुका है, देखिए, रो L days कितना है बच्चों, 2L, एरिया कितना है, A बाई 2, लिसन, डिनोमीटर का डिनोमीटर, न्यूमेरेटर, तो ये चला ऊपर, तो R days इज इक्वल टू 4 रो L बाई A, रो L बाई A, रो L बाई A क्या है, होए R है, लिख दो यहाँ पे, चलिए तो फिर 4R, यानी रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। मान लो आप जेई की एग्जाम दे रहे हो, नीट की एग्जाम दे रहे हो, डायरेक्टली पूछे कि R3 है, तो यहाँ पे 3 रखते, 4 3 12, बोलो हाँ या ना, चमका क्या नहीं, गुड, चलिए इसी को मैं थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा और, अब है ना यही चीज ले ले, कॉपर का वायर, हाय L, ये है एरिया, इसका रेजिस्टेंस R है, पहले खींचा अब दबाते हैं, पहले खींचा अब दबाते हैं, अब दबाना यानी कंप्रेस करना, कंप्रेस करोगे तो मैं बोल रहा हूं, अब कंप्रेस, इतना कंप्रेस किया कि आपने उसकी लेंथ ना आधी कर दी, जितनी पहले 10 मीटर थी, कंप्रेस करके आपने उसकी लेंथ आधी कर दी, L बाई 2, पता है एरिया, नया एरिया क्या होगा, बताइए, 2 गुना बढ़ गया, नहीं पता चला, चलो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, Vi इज इक्वल टू V फाइंड, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर इसका टोटल वॉल्यूम तो कैसा रहना, क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट है, अरे यार एक लेंथ बढ़ रही है तो एरिया कम हो रहा है, अगर एरिया एरिया ज्यादा हो रहा है तो लेंथ कम हो रही है, तो इक्वल रेशियो में दोनों हो गए, सो वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, समझ, वो क्वेश्चन में आपको देखना रहेगा, हाँ जी, तो देखिए एरिया इंटू लेंथ, नया एरिया क्या होगा, L days, ओके, L days कितना है, आधा हो रहा है, A days इक्वल टू L बाई 2, LL कैंसिल, 2 इधर आ गया, बोल रहा था बेटा,
कितना आ गया 2a आ गया। बोलो बच्चों कितना आ गया 2a। अब सो सिंपल, r डैश क्या होता है रो l अपॉन a डैश। चलिए रो l डैश कितना बच्चों l/2 है ना, एरिया कितना है 2a। ओके तो बताइए रो l बाय 4a अपॉन r डैश। चमका कि नहीं? यस गुड, बोलो जय फिजिक्स जय फिजिक्स। अब देखिए r डैश अगर छोटा किया यानी आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा। कितने गुना 4 गुना। ये तो बहुत सिंपल था। अब थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ट्विस्ट कि सर इसमें कोई कॉमन चीज ऐसी कोई हो सकती है क्या? हाँ जी देखिए कि फिर से कोई हम मटेरियल लेते हैं और उसकी लेंथ अगर 3 गुना करो 4 गुना करो 5 गुना करो व्हाटएवर। अब देखो ये कांस्टेंट रहेगा कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दो लेंथ को अगर डिक्रीज कर दो तो सारी जो चीजें होगी इस तरह से आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? ओके जस्ट होल्ड अ मिनट। अब देखो मैं इसके लिए आपको एक नया मस्त फॉर्मूला दे रहा हूं, बट एक चीज हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला कब लगेगा देखना बेटा, कि जब ऐसी कंडीशन आए, ये अपने सॉर्ट की है भी n² r यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये सारी जो झंझट है ना एमसीक्यू में निकल जाएगी, अब तुरंत ही कर लोगे। सर n यानी क्या? r यानी अपना ओरिजिनल रेजिस्टेंस, r डैश यानी आप कंप्रेस कर रहे हो स्ट्रेच कर रहे हो व्हाटएवर भी कुछ भी करो तब जो होगा नया रेजिस्टेंस यार। n यानी सर मान ली लेंथ डबल की तो n इज डबल किया तो n इज इक्वल टू 2 रख, लेंथ आधी की तो 1/2 कर। समझे कि नहीं? अब सर ये फॉर्मूला तेरा राइट है कि रॉन्ग पता देखते हैं, चलिए ये लीजिए पहला वाला किस्सा, लेंथ कितनी कर रहे हो डबल, लेंथ कितनी कर रहे हो डबल तो n इज इक्वल टू 2 रख बेटा। देखो डायरेक्टली आंसर है बेटा 2 का स्क्वायर 4r, कितने गुना बेटा 4r। देखिए आ गया आंसर है ना डायरेक्टली। चलो अब इसमें देखो क्या किया, लेंथ को मैंने क्या किया आधी की, क्या की आधी, आधी यानी 1/2 तो n क्या हुआ 1/2 तो बताए r डैश कितना होगा n² यानी 1/4 r/4। बोल आंसर आया कि नहीं? डायरेक्टली आंसर, यानी एक ही स्टेप में। समझे कि नहीं? चलो एक आपको मैं बोलता हूं कि लेंथ 10 गुना करो, ओरिजिनल लेंथ है उससे लेंथ कितनी की मैंने 10 गुना की, और मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो था R1 वो कुछ था 4 ohms, तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करोगे। चलो हटो, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला। बट याद रखना ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह से देखना है आपको, देन आफ्टर डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखो r डैश का फॉर्मूला पता है, n कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, पुराना r कितना है 4, तो बताओ कितना होगा 400 ओम। बोलो हाँ है ना, 400 ओम आपका नया रेजिस्टेंस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण।